अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, शायद बाद में आपको ये जिंदगी में कभी याद रह जाए हदीस। वैसे तो बचपन में सुनी होगी शायद, अभी तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी गालिबन, लेकिन अगर घर में कभी इस चीज को ऑब्जर्व करें तो इसलिए शायद अभी काम की आ जाए। एक हदीस है, मुझे भी तो अपने बचपन की याद है वैसे, क्योंकि स्कूल में इस्लामियात में कुछ हदीस भी पढ़ाई होती हैं, तो ये तब की याद है। तो आपने भी शायद पढ़ी हो कि मजदूर को उसकी उजरत उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। तो अगर सर्दियों में है तो है, तो देखें, पसीना तो देखें ना, पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा, हो सकता है एसी में हो या एसी के नीचे खड़ा हुआ हो चाहे, बिल्कुल, या सर्दियां हैं। तो मुहावरा है, उसने मेहनत की, अब उस मेहनत की थकन का असर खत्म होते होते थोड़ा ही टाइम लगेगा, तो इसको ना बिला वजह डिले करना ये मना किया हुआ है। और हमारे यहाँ इसका एक बहुत सोसाइटी में रिवाज है, आपके अम्मा अब्बा भी शायद ये हरकतें करते हों, ये काम करते हों, इसलिए अगर आपके सामने है तो इसका ख्याल रखें। अम्मा अब्बा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे नॉर्मली घरों के अंदर ना एक मिजाज ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रिशियन या कोई किसी काम के लिए को लेबर आया तो उसको पैसे फौरन नहीं देते, जरा थोड़े रख के पैसे देते हैं। अच्छा शाम को आना, अच्छा कल से। ये एक रूटीन प्रैक्टिस है। फिर इसी तरह से अगर आपके अब्बू भाई कोई दुकान चलाते हैं तो वहां पर भी जो वर्कर्स टाइप लोग हैं उनके साथ प्रैक्टिस बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा आपके अम्मी अब्बू ऐसे करते होंगे, नहीं, नॉन रूटीन प्रैक्टिस है, तो रूटीन में हम जैसे लोग ही है ना। तो ये जो वर्किंग क्लास होती है ना, इसके पैसे नॉर्मली सही तरह दिए नहीं जा रहे होते, और दिए भी जा रहे होते हैं तो एहसान करके दिए जा रहे होते हैं। तो इस पे ना बड़ी पकड़ वाली बात है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि उसकी उजरत दे दो उसका पसीना खुश्क होने से पहले। तो आइंदा कभी आपके सामने कभी ऐसा हो या कल आप किसी ऐसी पोजीशन में आए तो जिससे काम ले रहे हैं उसके पैसे देने में ना तंग नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ चीज होती हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, जैसे एक इलेक्ट्रिशियन ने काम किया और वो काम करके अभी लाइट नहीं है, तो चेक नहीं हो सकता कि उसने काम ठीक किया कि नहीं किया, तो हो सकता है आधे घंटे बाद काम चेक हो सके, फिर तसल्ली करके पैसे दें। लेकिन बिला वजह पैसे रोकना, तंग करना, ये बड़ी मसले वाली बात है। तो कभी जिंदगी में आपको ये मौका मिल जाए या आपके सामने घर में दुकान में ये काम हो रहा हो तो किसी वर्कर के ना पैसे नहीं रोकते जी। नहीं, सारे पैसे से क्या मुराद है? नहीं, शुरू में अगले साल के पैसे थोड़ी दे दें, जो मजदूरी उन्होंने कर ली है, जो कर ली है मजदूरी। मैं फिर कह रहा हूं कुछ चीजें हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव होती हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हो ना, वो तो नॉर्म्स के हिसाब से ही तय होगा। कल एक सवाल कर रहे थे आसान सा, और मैंने रिसीट्स निकाल दी थी, और मुझे सॉल्व करने के बाद भी ये सॉल्व करते हुए अंदाजा था कि जो मैंने टोटल करके रिसीट्स निकाली थी वो ज्यादा आसान लग रही थी आपको महीनों के कॉलम की निस्बत। लेकिन सिर्फ तब क्योंकि आप क्लास में बैठे सवाल कर रहे हैं, पेपर में बैठ के ये 5 दिन अगले और 5 दिन पिछले ये पेपर में बैठ के नहीं क्लिक होना, तो इसलिए कम रिस्क है अगर आप महीनों की रिसीट्स निकाल लें। जो टोटल रिसीट्स निकाल रहे थे पूरे क्वार्टर की, टाइम कम लगा,
लेकिन रिस्क ज्यादा है कि गड़बड़ कर जाएंगे महीनों की। तो मैंने कल एक वर्किंग कर दी हुई थी, ऑटम 25 कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंडिंग नवंबर 30, 2025। इनफ्लोज कस्टमर्स वर्किंग 1 कितनी 15876। और होमवर्क में कहा था कि ऑटम 15 में भी यही सारी वर्किंग करिएगा। सिर्फ महीनों का एक एक नाम का फर्क था और वैल्यूज फर्क थी, बाकी बिल्कुल यही है। अगर किसी ने ट्राई किया है तो, अगर वाकई किया है तो उसमें सितंबर से जनवरी था, इसमें अगस्त से दिसंबर था और वैल्यूज फर्क थी बस। है उसके ऑटम 15 के चलो दोबारा ट्राई कर लेना, पूछ लेना फिर। चले ऑटम 25 भूल भाल गए होंगे, मैंने अब इसका बाकी पोर्शन करना है पूरा, तो आप सवाल दोबारा पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है। ऑटम 25 दोबारा पढ़ लेते हैं सारा।
चलें जी, पढ़ लिया आपने, दोबारा पढ़ लिया होना चाहिए था। जो कोरियर्स हमारी गुड्स डिलीवर कर रहे हैं और वो हमें बिल चार्ज कर रहे हैं, हर डिलीवरी का बिल अलग है या पूरे महीने की वो टोटल डिलीवरीज का एक ही बिल देते हैं? मेरा सवाल दोबारा, जो कोरियर ने 10 अगस्त को गुड्स डिलीवर की, उनका बिल वो हमसे अलग लेगा? जो 11 अगस्त को दी उसका फिर एक दिन बाद बिल लेगा, जो 12 अगस्त को दी उसका बिल एक दिन बाद लेगा? वो पूरे महीने के डिलीवरीज का टोटल करेगा, पूरे महीने का एक बिल बनाएगा और अगले महीने उसके हमसे वो पैसे ले लेगा। ये बात लिखी हुई है पॉइंट नंबर 5 में कि हाउएवर कोरियर चार्जेस आर डिडक्टेड ऑन मंथली बेसिस, यानी पूरे महीने का वो एक बिल बना के हमसे पैसे लेता है, और लेता कब है? फ्रॉम द फर्स्ट पेमेंट ड्यू इन द फॉलोइंग मंथ। अब चाहे वो फर्स्ट पेमेंट में ले चाहे सेकंड पेमेंट में ले, बात यह है कि हमसे वो अक्टूबर में की गई डिलीवरीज का टोटल बिल बनाएगा और इस बिल में उसने किन डिलीवरीज के पैसे चार्ज किए होंगे जो अक्टूबर के महीने में वो डिलीवर करके आया, और ये पैसे हमसे वो नवंबर में लेगा। अब वो नवंबर की 5 को लेके 10 को लेके 2 को ले नवंबर में लेगा। ये इस पॉइंट नंबर 5 की अंग्रेजी का मतलब है। ये पॉइंट 5 की अंग्रेजी पढ़ के देख लें, ये ऑन मंथली बेसिस वाली बात। ओके, देखें जब हम कस्टमर की रिसीट्स निकाल रहे होते हैं ना, तो हर दिन की अलग है। जो पहली तारीख के पैसे हैं वो 11 को आएंगे, जो 2 तारीख है वो 22 को आएंगे। इस तरह से ना हम हर दिन का अलग अलग कर रहे होते हैं, लेकिन कोरियर वाला हमसे पैसे ले रहा है मंथली बेसिस पे। तो इसके लिए हमें पूरे महीने की टोटल डिलीवरीज लेनी पड़ेंगी, और पैसे ले कितने रहा है? 350 पर ऑर्डर। वैसे तो क्लियर ही है, लेकिन फिर भी शायद किसी को डाउट हो। ये जो पॉइंट नंबर 3 में नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिए हुए, ये ऑर्डर्स जो वेबसाइट पे ऑर्डर मिले ये वो हैं, या जितने डिलीवर हुए ये वो हैं? यानी अगस्त के सामने जो 410 लिखा हुआ है, तो 410 ऑर्डर्स अगस्त में मिले हैं या कोरियर ने 410 डिलीवर किए हैं? ये मिले हैं जो ऑर्डर है, सेल्स ऑर्डर, नंबर ऑफ सेल्स ऑर्डर।
और उसके बाद फिर वो नीचे ब्रेकअप बता रहा है लास्ट पॉइंट में कि जितने नंबर ऑफ ऑर्डर थे आप अज्यूम कर लें उनमें से 10% हाई वैल्यू आइटम्स थे। तो ये जो पॉइंट 3 के अंदर टेबल में नंबर ऑफ ऑर्डर आ रहे हैं, ये वो हैं जो ऑर्डर मिले हैं। यानी अगस्त के महीने में टोटल 410 ऑर्डर्स मिले। ये डिलीवर वाले नहीं है, इसमें से खुद हमने डिलीवर निकालने हैं हाई और नॉर्मल को अलग अलग करके। कोरियर चार्जेस कर रहा हूं कैलकुलेट। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे 350 चार्ज करने हैं, तो हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स की वर्किंग कर लेते हैं और बाद में उनको 350 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स की वर्किंग कर रहा हूं। फिर वैसे ही कर लें टोटल क्वार्टर का एक। चलें आप कर लेना अलग अलग, मैं टोटल कर रहा हूं। और जिस महीने के ऑर्डर हैं पे उससे अगले महीने हो रहे हैं। नूर, क्योंकि अक्टूबर के महीने के जितने ऑर्डर होंगे कोरियर उनका बिल बनाएगा और पैसे वो अगले महीने लेगा हमसे। अच्छा, हमसे लेगा या काटेगा? काटेगा इसलिए लिखा हुआ है काटेगा, कुत्ता है काटेगा। तो ये जो काटेगा वो एक्चुअली डिडक्ट करना क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि उसने हमें लाके पैसे जमा कराने होते हैं ना, इसलिए वो उसमें से डिडक्ट कर रहा होगा, वरना तो एक्चुअली हम बिल पे ही कर रहे हैं। तो हमने जिस महीने की डिलीवरीज हैं उनका बिल अगले महीने पे करना है। तो अब मैं वर्किंग ऐसे कर लेता हूं, किसी और तरह कर सकते थे आप। मैं ऐसे कर रहा हूं कि अक्टूबर के महीने के ऑर्डर्स जिनकी पेमेंट नवंबर में हुई, तो मैं निकालने लगा हूं नंबर ऑफ ऑर्डर्स पेड। मैं ये करने लगा हूं। मैं फिर क्वार्टर का कर रहा हूं, जिसने महीनों का अलग अलग करना हो फिर कर लेना, करना जरूर करना, खुद करना। नॉर्मल और हाई वैल्यू अलग अलग क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि डिलीवरी टाइम फर्क है। नॉर्मल आसान है, जो नॉर्मल वाले हैं जिस दिन ऑर्डर आता था उसी दिन डिलीवर हो जाता था। तो हम लोग किस पीरियड का कैश बजट बना रहे? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो सितंबर के ऑर्डर सितंबर में ही डिलीवर हो गए होंगे, अक्टूबर के ऑर्डर अक्टूबर में, नवंबर के ऑर्डर नवंबर में। ये हैं जो डिलीवर हुए होंगे। पैसों की बात अगर करें तो हमारे इस बाउंड्री में पेमेंट किन ऑर्डर्स की हुई होगी? अगस्त, सितंबर और अक्टूबर वाले। जो ऑर्डर अगस्त में डिलीवर हुए होंगे उनकी पेमेंट सितंबर में हुई होगी। जो सितंबर में डिलीवर हुए होंगे उनकी पेमेंट यहां, जो अक्टूबर में हुए होंगे उनकी यहां। और हम सवाल कर रहे हैं तो हमारे इस क्वार्टर में किन किन बिल्स की पेमेंट हुई होगी? अगस्त, सितंबर और अक्टूबर वाले की। तो नॉर्मल वाले जिस महीने के ऑर्डर होते थे उसी में डिलीवर हो जाते थे। तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अगस्त में कितने? 410, सितंबर में 420, अक्टूबर में 450। ये तो पूरे हैं, इनका 90%, 1152। ये नॉर्मल आइटम्स वाले ऑर्डर हैं जो डिलीवर हुए और उनकी हमने पेमेंट करनी है। तो मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स पेड निकाल रहा हूं, पेड निकाल रहा हूं, हाई वैल्यू। हाई वैल्यू वाले डिलीवर कब होते हैं?
ऑर्डर आने के 10 दिन, नहीं वो पेमेंट थी 5 दिन, डिलीवर 10 दिन, डिलीवर 10 दिन बाद होते हैं। जो अगस्त में ऑर्डर आए होंगे, हाई वैल्यू आइटम्स बता रहा हूं, जो अगस्त में ऑर्डर आए होंगे, पहले डिलीवर बोलने लगा हूं, उनमें से आखिरी 10 दिन वाले सितंबर में डिलीवर हुए होंगे और 20 दिन अगस्त में ही डिलीवर हो गए होंगे, यानी उनकी डिलीवरी ये है और पेमेंट ये है। दोबारा, अगस्त के कुछ ऑर्डर्स अगस्त में ही डिलीवर हो गए होंगे, उनकी पेमेंट सितंबर में, और कुछ अगस्त के ऑर्डर यानी आखिरी 10 दिन वाले ऑर्डर सितंबर में डिलीवर हुए होंगे और उनकी पेमेंट अक्टूबर में हुई होगी, यानी अगस्त के पूरे ऑर्डर्स की पेमेंट ये हमारे पीरियड के अंदर आ रही है। तो अगस्त वाले पूरे। इसी तरह सितंबर के कुछ ऑर्डर्स सितंबर में डिलीवर हुए, कुछ अक्टूबर में, तो जो सितंबर में डिलीवर हुए उनकी पेमेंट अक्टूबर में, और जो अक्टूबर में डिलीवर हुए यानी इनकी भी हमारे क्वार्टर में पूरी हो गई। अगस्त के कितने, सितंबर के 10%। इस लाइन का फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि अगस्त में ही डिलीवर हो गए, तो पैसे तो सितंबर में ही गए ना उनके। नहीं, ये जो उसने लाइन लिखी है ना सवाल में कि अगस्त वाले ऑर्डर अगस्त में डिलीवर हो गए थे, इससे फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा कि अगस्त में बेशक सारे डिलीवर हो गए, उनकी पेमेंट कब हुई होगी, सितंबर में, तो हो तो गई ना हमारे क्वार्टर के अंदर। मैं अभी ये कह रहा हूं कि अगस्त में से कुछ डिलीवर अगस्त में हुए, कुछ सितंबर में हुए, तो जो अगस्त में डिलीवर हुए उनकी पेमेंट यहां, और जो सितंबर में डिलीवर हुए उनकी पेमेंट यहां, तो हो गई ना क्वार्टर में पूरी। तो जो सवाल में लाइन लिखी है उसका भी यही मतलब है। लेकिन डिलीवर्ड निकाल के भी अल्टीमेटली उनको एक महीना आगे करके मैंने पेड ही करना था ना। अच्छा, जो जो मंथ वाइज करना चाहें वो कर लें, और जब आंसर टैली ना करे तो मुझसे पूछ लें। अगस्त और सितंबर के पूरे पूरे ऑर्डर की पेमेंट हो गई हमारे क्वार्टर में। अक्टूबर वाले का क्या, अक्टूबर के ऑर्डर्स, पहले 20 दिन वाले ऑर्डर अक्टूबर में डिलीवर हुए और उनके पैसे नवंबर में, और आखिरी 10 दिन के ऑर्डर डिलीवर नवंबर में होंगे और पैसे दिसंबर में जाएंगे। तो पेमेंट के लिए हमने अक्टूबर के 20 दिन लेने। अक्टूबर के ऑर्डर्स हैं 450 इंटू 10% इंटू 20/30। जी, ये ऊपर वाले का क्या बना था, 83 और ये 30। अच्छा, कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाए शायद इसलिए लिख रहा हूं, वरना सवाल में इसकी जरूरत नहीं थी। जुलाई का भी तो महीना होता, या बिजनेस ही अब शुरू हो रहा है, जुलाई का भी होगा, तो जुलाई के महीने का भी अगर डाटा दिया होता तो जुलाई के आखिरी 10 दिन वाले ऑर्डर अगस्त में डिलीवर हुए होते, उसकी पेमेंट हमारे क्वार्टर में आ रही होती। है नहीं सवाल में, इसलिए डैश। एग्जामिनर किस चीज से कंफ्यूज,
नहीं, आप कह रहे हैं कि वर्किंग हम महीनों की नहीं कर रहे। नहीं नहीं, क्यों कंफ्यूज हो जाएगा? आप कंफ्यूज हो रहे हैं? नहीं नहीं, नहीं होगा कंफ्यूज यार। अच्छा, ये डायरेक्ट करने की आदत बिल्कुल बनाए, क्योंकि अभी तो क्वार्टर है ना, तो आपको मंथ वाइज कॉलम वर्किंग करने का दिल कर रहा है। साल साल वाले सवाल करने हैं अब हमने, तो वो 12-13 कॉलम थोड़ी बना रहे होंगे, तो इसलिए ये टोटल क्वार्टर का सोच के भी देखें जी। अक्टूबर में जितने ऑर्डर मिले, हाई वैल्यू आइटम्स कितने दिन बाद डिलीवर करते हैं? 10 दिन बाद। तो जो आखिरी 10 दिन होंगे उनके ऑर्डर डिलीवर नवंबर में होंगे, और उनके पैसे दिसंबर में। सवाल से बाहर निकल गए। जो अक्टूबर के पहले 20 दिन वाले ऑर्डर हैं वो अक्टूबर में हो जाएंगे डिलीवर, और उनके पैसे नवंबर में, तो हमारे सवाल के अंदर फॉल कर जाएंगे। तो मैंने इसलिए 20 दिन लिखे। कैसे? मैं इस वक्त नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल रहा हूं, कस्टमर के पैसे नहीं ले रहा। वो तो वर्किंग वन में कर लिए हमने। नहीं नहीं, अच्छा, मिली का लफ्ज छोड़ देता हूं, भूल गया हूंगा मिली। कोरियर को पेमेंट हम कर रहे हैं चार्जेस की, ये उसकी वर्किंग हो रही है। कस्टमर से जो पैसे मिल रहे हैं वो तो कल कर लिया था वर्किंग वन। ये तो मैं कोरियर के चार्जेस की बात कर रहा हूं। अच्छा, ये जो ऑटम 25 का सवाल है ना, ये जो मैं कर रहा हूं, इसके आईकैप के सोल्यूशन में गलती ये है क्योंकि इन्होंने उसी सवाल को कॉपी किया था और वो महीने आगे पीछे किए थे। तो आईकैप के इसके सोल्यूशन में ना, ये जो मैंने बात आपको अक्टूबर के 20 दिन की बताई है, वो यहां पर 450 की बजाय गलती से 460 ले गए हुए हैं। वो नवंबर वाला डिजिट उठा लिया, इसलिए आंसर में थोड़ा सा फर्क है। बात यही है, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर्स उन्होंने 450 की बजाय सोल्यूशन में 460 उठा। 460 कब के? नवंबर के। तो वो उठा लिए मैं इन्होंने गलती से, इसलिए थोड़ा सा फर्क आएगा आंसर में। नंबर ऑफ ऑर्डर्स की कहानी में अगर कोई एतराज तकलीफ बाकी है तो बताएं। टोटल 1265, और कोरियर ने इसके चार्जेस लेने हैं हमसे 350, 1265 जी। 442750। प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही होगा अगर आप इसको रिसीट्स में डिडक्ट कर लें। क्यों? क्योंकि वो हमें पैसे काट के दे रहा है, ये भी सही है, और आप इसको आउटफ्लोज में दिखा दें, वो भी सही। वो तो विदहोल्डिंग टैक्स था ना, कि पैसे हम तक पहुंचते ही टैक्स कट के थे, तो इसलिए मैंने विदहोल्डिंग टैक्स पीछे किसी सवाल में नेट लिखा था। आप कोरियर चार्जेस इनफ्लोज में नेट भी कर सकते हैं और आउटफ्लोज में भी दिखा सकते हैं, दोनों बातें ठीक हैं। सेल्स में कैसे करेंगे? वहां पैसे निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कहां लिए हैं वर्किंग वन में हमने? उस वर्किंग में कहां नंबर ऑफ ऑर्डर्स इस्तेमाल किए थे? वर्किंग वन में नंबर ऑफ ऑर्डर्स कहां लिखे हैं हमने? तो फिर उसके साथ मिक्स कैसे करना है इस वर्किंग को? वहां सेल वैल्यूज को ले रहे हैं, यहां नंबर ऑफ ऑर्डर्स को ले रहे हैं। वहां कस्टमर्स की पेमेंट टर्म्स हैं, यहां कोरियर के चार्जेस हैं, तो अलग अलग ही करेंगे। क्या बना? 4 क्या जी? नहीं, मैंने कहा कि आउटफ्लो में भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने वर्ड डिडक्शन कह दिया ना, और इनमें भी डिडक्ट कर सकते हैं,
क्योंकि हमें पैसे कट के मिल रहे हैं। और सवाल में कोई इनफ्लोज? नहीं, आउटफ्लोज। सप्लायर्स, सप्लायर्स, पॉइंट नंबर 8। नोट कर लें तो मैं समझाऊंगा आगे। पॉइंट नंबर 8, हाई वैल्यू आइटम्स आर परचेज्ड अपॉन रिसीट ऑफ ऑर्डर्स। जबकि जो नॉर्मल आइटम्स हैं उनका स्टॉक हम रखते हैं। अच्छा, यहां पर ना एक सेंटेंस का मतलब एग्जामिनर ने अंडरस्टूड ही लिया है कि बच्चे इसको तो समझ ही जाएंगे, लेकिन मैं बता देता हूं आपको वर्किंग करते हुए। हो सकता है कुछ बच्चे इसको मिसरेड कर रहे हों। पहले नॉर्मल बताता हूं ताकि नॉर्मल वाली पिक्चर सामने आए, तो फिर मैं आपको कंफ्यूजिंग बात बताऊं कि इसमें कंफ्यूजन क्या हो सकती है। चीजें निकालने लगे हम लोग। 45% सेम मंथ और बाकी नेक्स्ट मंथ। ये नॉर्मल आइटम्स की बात हो रही है कि सबकी हो रही है? अगर सवाल पढ़ा होता, पॉइंट नंबर 8, पहले सेंटेंस में हाई वैल्यू आइटम्स के बारे में कहा कि जब हमें कस्टमर ऑर्डर देता है तो हम ये खरीदते हैं। अगले सेंटेंस में कहा कि जो रेगुलर आइटम्स हैं वो वैसे भी हम अपने पास इन्वेंट्री रखते हैं। इन दो सेंटेंसेस में बात हो रही थी इन्वेंट्री की। तीसरा सेंटेंस, 45% ऑफ दी परचेजेस आर पेड इन सेम मंथ, ये नॉन की बात हो रही है? नहीं, सब की बात हो रही है। परचेजेस अगस्त, क्या? क्योंकि स्टॉक तो क्वार्टर का नहीं निकलेगा ना, वो तो हर महीने का ही निकलेगा। इसमें भी कर सकते हैं। सेल्स भी तो मैंने बनाई तो पूरे महीने की थी ना, उनको सेल्स निकालने के बाद फिर रिसीट्स मैंने पूरे क्वार्टर की टोटल की थी, तो अभी भी पेमेंट्स टोटल क्वार्टर की बना लूंगा। परचेजेस निकाल रहा हूं अलग, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का मसला है। निकल सकती है, निकल सकती है। टोटल इसलिए ना करें क्योंकि पॉइंट नंबर 11, इसमें क्या है, उसने अगस्त की परचेज दी हुई है, तो या तो हम अगस्त निकाल के बाकी वर्किंग करें, फिर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में गड़बड़ कर जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि हम परचेजेस निकाल अलग अलग लें, पेमेंट्स फिर हम क्वार्टर की टोटल बना लेंगे। परचेजेस का डाटा तो है नहीं अगस्त के अलावा, तो फिर कैसे पहुंचे? स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन है, तो पहले हम कॉस्ट ऑफ सेल्स तक आते हैं, फिर वहां से ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स तक कैसे पहुंचे? कितना है मार्कअप? और मार्कअप है, मार्कअप यानी कॉस्ट प्लस, तो इससे हम सेल्स इनटू
100/125। जी बताइएगा। 3840 4160 4480 4080 4960। अच्छा, बजटिंग के सवालों से पहले क्या नया नॉलेज है जो सिखाता तो सवाल आसानी से हो जाते? कुछ भी। मंस क्या बताता मंस? बस आपकी कंप्यूटिंग स्किल्स, अकल, अंग्रेजी, ये टेस्ट हो रहे हैं इन सवालों में। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग निकालते हैं पहले। क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल आइटम्स का होगा या हाई वैल्यू का भी होगा? नॉर्मल का होगा। नॉर्मल कितनी है? ये तो हमने टोटल लिखी है सामने। नहीं यार, 88%। 90-10 तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं। सेल्स में तो रेशियो 90-10 नहीं है। ये हमने सेल्स की वैल्यूज ली है ना, तो सेल्स की वैल्यूज में थोड़ी 90-10 है, उसमें तो 88-12 है। तो 88 और 12 है नॉर्मल और हाई वैल्यू। 10-90 तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स में था। तो क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ नॉर्मल आइटम्स का होता है या महंगी आइटम्स का भी? हाँ जी, नॉर्मल का। तो नॉर्मल वाला क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालें? अगले महीने की कॉस्ट ऑफ सेल के 88% का 30%। 88 क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि स्टॉक सिर्फ नॉर्मल आइटम्स का है। तो अगस्त का क्लोजिंग 10, यानी दिस इंटू 88% इंटू 30%, 9, 8, 1183 1077 1310। जी यहां तक बता दे पहले, फिर मैं हाई वैल्यू आइटम्स पे कंफ्यूज करूं। यहां तक चलें जी, कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। हाई वैल्यू आइटम्स का स्टॉक नहीं? हाँ जी, ये एग्जामिनर ने ना यहां पर एक बात सोची और उसको लगा कि स्टूडेंट मेरी सोच तक पहुंच जाएगा, और आप में से अक्सर लोग पहुंच गए, क्योंकि ये जो मैं बात बताने लगा हूं ये 1-2 लोगों से ज्यादा के जहन में आती होती नहीं है। वैसे महंगी आइटम्स हम कब खरीदते हैं? जब ऑर्डर आता है। कस्टमर को कब देते हैं? 10 दिन बाद। तो हमें तरसाने में मजा आ रहा होता है कि उसको तरसा तरसा के 10 दिन बाद देंगे। फिर 10 दिन बाद क्यों देते हैं? हाँ, इसमें ना एग्जामिनर ने एक चीज ये सोची थी कि हम 10 दिन बाद इसलिए नहीं देते कि हम पहले ही खरीद लेते हैं और फिर तरसा तरसा के 10 दिन बाद डिलीवर करते हैं। हम खरीदते हैं लेकिन हम तक पहुंचती है 10 दिन बाद, तो कस्टमर को 10 दिन बाद देते हैं। दोबारा इसमें ना जहन में एक बात ही आ सकती है जो एक स्टूडेंट ने कही भी है
कि हम खरीदते हैं जब ऑर्डर आता है और उसके बाद कस्टमर को देते हैं 10 दिन बाद, तो 10 दिन बाद 10 दिन तक तो हमारे पास पड़ी रही ना फिर, कि नहीं? अरे हो सकती है ना सोच, भाई हमने खरीदी, कस्टमर को दे रहे हैं 10 दिन बाद, तो 10 दिन तक कहां है वो? अरे सोच हो सकता है ना कि हम जो चीज खरीद रहे हैं वो ऑर्डर के टाइम पे खरीद रहे हैं, लेकिन कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं 10 दिन बाद, तो 10 दिन तक फिर हमारे स्टॉक में होनी चाहिए, तो इसका स्टॉक हो सकता है, ये सोच हो सकती है। तो अगर कोई इस तरह सॉल्व करेगा तो वो ये होगा कि महीने के आखिरी 10 दिन की सेल वो हमारे स्टॉक में होती है, तो इसलिए ऐसा हो सकता है। लेकिन इसमें मेजॉरिटी ने या तो लिफ्ट ही नहीं कराई होगी इस बात को, या अगर उनको ये लग रहा है कि 10 दिन का डिले इसलिए होता है कि हम तक पहुंचती है तो हम आगे कस्टमर तक देते हैं, तो इसका स्टॉक नहीं होता, तो महंगी आइटम्स का स्टॉक नहीं होता, तो इसलिए ये बस यही है। अब यहां से निकालते हैं परचेजेस, तो अगस्त की परचेज कैसे निकालें? अब इसमें एग्जामिनर की एक शरारत ये है कि कोई एवी तेज लोग जो बिला वजह पंगे लेने के शौकीन है, वो सोचेंगे कि हम ये स्टॉक निकाल तो सकते हैं, जो कि पीछे किसी सवाल में निकाला भी हुआ है। कैसे भाई? जुलाई का क्लोजिंग कितना होगा? इसके 88% का 30, तो निकाल तो सकते हैं, लेकिन इसलिए ये काम नहीं करना कि उसने आपको परचेजेस दी हुई हैं 3600, नहीं आ रही, देख लें, हैं? नहीं आ रही ना सेम, इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसने 3600 ऐसी दे दी है। हाँ यही तो कह रहा हूं, ये गलत हरकत है। ये ऑटम 15 में हुआ था, उसने बस सेम सवाल कॉपी किया और दे दिया एज इट इज। क्या? तो जब वो कह रहा है कि परचेजेस 3600 हैं और हम जब आंसर निकालेंगे और 36 नहीं आ रहा, तो फिर वो 3600 कह रहा है, जब एक्चुअली हुई है तो फिर हुई है, तो उसने दे दी ना, फिगर दे दी तो फिर दे दी। ये तो और गहरा सोचने की बात होगी ना, कि कौन सोचेगा कि वो तो प्रोजेक्टेड कहा है, तो पिछले महीने तो प्रोजेक्टेड नहीं था, क्या था, तो इसलिए जब उसने दे दिया 3600 तो दे दिया। अगले बताएं कॉलम जी। 4 2 4 5 4 3 7 4 4 3 1 3, और ये नहीं निकलेगा ना भाई, इसका क्लोजिंग नहीं है ना, और चाहिए भी नहीं, सवाल से आगे निकल गया हुआ है। तो परचेजेस तो बेहतर है कि हर महीने की अलग निकालें, जैसे सेल्स भी अलग ही निकाली थी। अब उसके बाद पेमेंट्स बनानी है तो वो बिल्कुल पूरे क्वार्टर को सोच के बना लेते हैं। %45 सेम मंथ, यानी ये और ये हमारे क्वार्टर के अंदर अंदर पे हो गई, इनका 45% इन्हीं महीनों में पे हो गया, तो 45% ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4245 प्लस 4374 प्लस 4313 45% ऑफ परचेज सेम मंथ पे हो जाता है, तो जो हमारे क्वार्टर के 3 महीने हैं उनका 45% इस सवाल के अंदर अंदर हो गया होगा, पे हो जाएगा पे 5819। और बाकी 55% अगले महीने, तो अगस्त वाले का $3600 का 55 जी, बल्कि अरे भाई
टोटल करना था ना, 45 क्यों ले लिया, अक्टूबर लेना था ना यार। इतने काबिल लोग बैठे हैं, कोई बता भी नहीं रहा। टोटल बना रहे हैं ना, अगले महीने में थोड़ी कर रहा हूं। सितंबर के कुछ पैसे सितंबर में, कुछ अक्टूबर में, अक्टूबर के कुछ अक्टूबर में, कुछ नवंबर में, तो ये दोनों पूरे हो जाएंगे। सितंबर अक्टूबर दोनों मिला के टोटल जी 8619। नवंबर वाले के 45 नवंबर में, बाकी आगे चले जाएंगे। तो 45% ऑफ नवंबर 4313 का बताइए दोनों फिगर्स। अगस्त वाली 1980 और नवंबर 1941। पहले वो गलत कर गया था, हम तो टोटल ही चला रहे हैं ना। तो सितंबर के कुछ पैसे सितंबर में, कुछ अक्टूबर में, अक्टूबर के कुछ पैसे अक्टूबर में, कुछ नवंबर में, यानी ये दोनों फुल पे हो जाएंगे। अगस्त वाले का 55 इस यहां आएगा और नवंबर वाले का 55 चूंकि आगे चला जाएगा तो सिर्फ 45 रह जाएगा टोटल 1 2। बिल्कुल लिख सकते हैं यार, कोई मसला नहीं। हाँ जी, परचेज कब रिकॉर्ड होगी? जब चीजें हम तक पहुंचेंगी या जब हम सप्लायर को ऑर्डर बुक करा देंगे। इन्वेंट्री कब डेबिट होगी? जब रिसीव होगी। तो जिस महीने की हम सेल कर रहे हैं उसी महीने में हमें चीजें डिलीवर होती होंगी ना। देखो हाई वैल्यू आइटम्स का आप कह रहे हैं कि हम हाई वैल्यू आइटम्स का जब ऑर्डर दे रहे होंगे तो सप्लायर को तभी पैसे दे रहे होंगे। तो ऐसी कोई बात होती तो बताता ना सवाल वाला। यही तो मैंने पहले कहा था कि जो पॉइंट 8 में लिखा हुआ है 45% परचेजेस आर पेड इन सेम मंथ, ये नॉर्मल आइटम्स की बात कर रहा है, दोनों की कर रहा है ना। बाकी आपकी फिक्र सही है कि हाई वैल्यू आइटम्स हम एडवांस दिए बगैर कैसे बना रहे हैं, बना रहे। जब उसने इसमें फर्क नहीं किया कि 45% ऑफ परचेजेस आर पेड इन सेम मंथ और बाकी बैलेंस नेक्स्ट मंथ, ये नॉर्मल आइटम्स की बात नहीं हो रही, सबकी हो रही है। तो इसलिए सबके साथ यही किया है। ये हमने परचेजेस ही निकाली है ना, तो इनमें हाई वैल्यू की परचेजेस नहीं आई हैं। ये जो परचेजेस निकली हैं ये वो हैं जो इस महीने में हमें चीजें परचेज होके पहुंची, ये वही है ना, तभी परचेज होती है ना। तो आप ये कह रहे हैं कि हाई वैल्यू आइटम हमने 10 दिन पहले ही खरीद ली होगी। क्यों खरीदी होगी 10 दिन पहले? आपकी फिक्र सही है। एक सप्लायर की तरफ से सोचेंगे तो आपको परेशानी होनी बनती है कि सप्लायर इतनी महंगी आइटम बगैर पैसे पकड़े क्यों बना दे, यही कह रहे हो ना। लेकिन सवाल में ऐसा नहीं है ना कुछ, उसी किसी मंथ। हाँ तो परचेज कब होगी? अरे यार एक चीज 5 सितंबर को डिलीवर होनी है कस्टमर को। क्यों? क्योंकि उसने हमें जो ऑर्डर प्लेस किया था वो 25 तारीख को किया था।
तो हमने कस्टमर को 5 सितंबर को चीज डिलीवर करनी है, हम इस महंगी आइटम की परचेजेस किस दिन डेबिट कर रहे हैं? क्यों? पेमेंट छोड़ो, परचेजेस कब डेबिट होंगे? 5 को ना। हमें कस्टमर को चीज 10 दिन बाद देनी है। अभी मैंने यही बात बताई थी कि कस्टमर को हम 10 दिन बाद डिलीवर कर रहे हैं। हम पहले ही खरीद के रख चुके हैं, उसको तरसा तरसा के 10 दिन बाद डिलीवर कर रहे हैं, या हमें ही बाद में मिल रही है चीज? हमें ही बाद में मिल रही है ना। तो परचेजेस कब डेबिट करें? यहां। तो अब जब यहां परचेजेस डेबिट करेंगे तो हमने सितंबर की परचेजेस निकाल ली। अब आप कह रहे हैं कि ये पैसे हम उसको पहले क्यों नहीं दे रहे सप्लायर को? अगर दे रहे होते तो सवाल वाला बता देता। उसी मंथ, किसी मंथ, उसी किस मंथ? 45% आर पेड इन सेम मंथ। कौन सा सेम मंथ? परचेज वाला ना। तो सितंबर में ही देंगे। इन द मंथ ऑफ ऑर्डर तो नहीं कहा उसने जी। जब घड़ी का टाइम ऊपर हो रहा होता है ना, और जो जो स्टूडेंट सवाल पूछ रहे होते हैं, बाकी लोग उनको ना बददुआएं दे रहे होते हैं। लेकिन खैर आप पूछो, कोई बात नहीं। मेरे बच्चों, हमने ना बिजनेस की फिक्रें लेके खुद परेशानी नहीं करनी कि ये कैसे होगा काम 10 दिन में, हम 10 दिन में किस तरह चीजें बना पाएंगे, सप्लायर हमसे पहले एडवांस क्यों नहीं ले रहा। ये फिक्रें सवाल के डेटा में नहीं आ रही ना कहीं। हमने तो सवाल के डेटा का आंसर करना है। आइडियली हमें अगले 10, 15, 20 साल के सारे पैसे कस्टमर से अभी ले लेने चाहिए, हमारा दिल कर रहा है, लेकिन सवाल में ऐसा है नहीं ना कहीं। इसी तरह सप्लायर हमें जो चीजें बेच रहा है, सप्लायर महंगी चीजें, उसको चाहिए था कि वो सारे पैसे हमसे एडवांस लेता तो हमें चीज बनाकर देता। ये तो है फिक्र वाली बात। लेकिन सवाल में कहीं ऐसा है? तो हमने तो सवाल के डेटा को यूज करना है। जब वो कह रहा है कि सारी परचेजेस के लिए 45% सेम मंथ है और बाकी नेक्स्ट मंथ है, तो फिर हम जबरदस्ती क्यों उसको एडवांस बनाएं? अच्छा, अभी ये पूरा कर लूं, वो शक्लें देख के मुझे परेशानी हो रही है, मैं इसको पूरा कर लूं, उसके बाद दोबारा आपको बात सुन लेता हूं। चले जाएं, फिर टाइम हो गया तो। फरिश्ता पहुंच गया लेने? किसका टाइम हो गया? सप्लायर से आ गए। अच्छा, एक ही लाइन रह गई है, लाइन एक रह गई, खत्म हो गया सवाल। सिर्फ वो एडमिन एक्सपेंसेस रह गए बस। नहीं, वो तो आसान है, लेकिन आधा अधूरा सवाल क्या छोड़ू मैं अब। होमवर्क अलग है, एडमिन सेलिंग रह गया ना। इतना टाइम जो बेकार लगाएंगे, टाइम लगेगा। पॉइंट नंबर 9, एनुअल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। एनुअल ये साल के हैं, और इनमें 0.9 मिलियन डेप्रिसिएशन शामिल है, तो ये तो नॉन कैश है। और एक्सपेंसेस आर पेड इन सेम मंथ, तो एडमिन एंड सेलिंग 8.6 मिलियन माइनस ये आ गए साल के। हम बना रहे हैं सवाल एक क्वार्टर का। 1925 यहां से निकलेगा नेट कैश फ्लो 968 और ओपनिंग बैलेंस कितना? 1250 और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 2218। ये था जी सिर्फ 15 नंबर का सवाल। वैसे तो इस दफा आ गया तो अगली दफा ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगली दफा फिर सेम सवाल भी आ सकता है, तो इसलिए इसको इजी ना लें। यही सवाल पहले तो आप दोबारा करिएगा, फिर ऑटम 15 पूरा करिएगा। ठीक, अल्लाह।